नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। धामी मंत्रिमंडल की बैठक टली। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री गुरुवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए करेंगे रोड शो। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दूसरा चरण का गुरुवार से होगा आगाज। प्रदेश के प्रभारी सुरेंद्र शर्मा होंगे शामिल। 13 सितंबर को होगा समापन। लक्सर में अवैध खनन पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 6 डंपर और 1 ट्रैक्टर को किया जब्त। चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई। जल संस्थान कर्मियों का 34 दिनों से धरना जारी। अब सचिवालय कूच का किया ऐलान। 12 सितंबर को करेंगे घेराव। उग्र आंदोलन की चेतावनी। और बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी। 4 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट। संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने की हिदायत। और अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा का दूसरा चरण गुरुवार 12 सितंबर से शुरू होगा। ये जानकारी देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बताया कि यात्रा रुद्रप्रयाग के सीतापुर से शुरू होगी और केदारनाथ तक जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केदारनाथ में 13 सितंबर को पूजा अर्चना करने के बाद भैरव जी के मंदिर में जाकर न्याय की अर्जी लगाएंगे। यात्रा में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी सुरेंद्र शर्मा भी प्रतिभाग करेंगे। हम सीतापुर कल पहुंचेंगे और परसों सुबह झंडारोहण के बाद यात्रा हमारी गौरीकुंड से ऊपर को पदयात्रा स्टार्ट होगी। हम सभी लोगों को, वॉलंटियर्स को ले जा रहे हैं। स्वास्थ्य के दृष्टि से जो मजबूत लोग हैं वही वहां चल रहे हैं। हमने ये निवेदन भी किया है। और जो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा कमज़ोर हैं या जिनकी एज हो गई है, हमने उनसे चॉपर्स से वहां पहुंचने की अपील की है। यात्रा जाएगी। कोई घटना घटेगी तो उनको सुरक्षित स्थान पर रोका जाएगा और जैसे ही मामला सही होगा तो हम आगे बढ़ेंगे। पर मुझे उम्मीद है कि यात्रा जब ये शुरू होगी तब तक माहौल ठीक हो चुका होगा और हम लोग सफलता से इस यात्रा को पूरा करेंगे। कार्यक्रम क्या रहेगा? कार्यक्रम हमारा 12 तारीख की सुबह हम लोग गौरीकुंड से पदयात्रा ऊपर को प्रारंभ करेंगे। यातायात निदेशक और पुलिस महानिरीक्षक अरुण मोहन जोशी ने अक्टूबर में दोबारा शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने चारधाम यात्रा में पार्किंग, भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र, यातायात व्यवस्था सहित कई बिंदुओं पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यात्रा मार्गों पर पड़ने वाले सभी व्यापार स्थलों में यात्रियों के रुकने की क्षमता का डेटा तैयार करने को कहा है। इसके साथ ही उन्होंने निर्देश दिए कि चारों धामों में दर्शन के लिए यात्री लंबी कतार में खड़े न रहें और इसके लिए टोकन व्यवस्था पर विचार किया जाए। देखिए, अभी पहले तो इसको हम एग्जामिन करेंगे कि कितना फिजिबल है, नहीं है, और अगर लगता है कि इसके पॉजिटिव परिणाम आ सकते हैं तभी इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। अगले साल की जो यात्रा है उसको लेकर के इसको हमने प्रपोज़ किया है, इसको एग्जामिन करवा रहे हैं। जहाँ तक आपने कहा इसके क्या लाभ हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा लाभ ये है जो श्रद्धालु वहाँ पहुँच रहे हैं वो अनावश्यक बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से बचेंगे। और जब वो अनावश्यक लाइन में बहुत लंबा खड़े नहीं हो रहे हैं तो जो आसपास के जो हमारे लोकल कारोबारी हैं जिन्होंने यात्रा के समय पर कुछ छोटा मोटा कारोबार किया हुआ है उनका सामान भी बिकेगा, उनको भी लाभ होगा। इससे यात्री जो आ रहे हैं उनको भी लाभ होगा। कई यात्री ऐसे होते हैं जो काफ़ी एजड होते हैं, यात्रा में आते हैं, बहुत लंबा लाइन में खड़े होने से उनको हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं। तो इस तरह की समस्याएं जो कई बार यात्रा में देखने को आती हैं, उन सब से जो है यात्रा में उस तरह की दिक्कतें नहीं आएंगी। लक्सर कोतवाली पुलिस ने देर रात क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को सीज किया है। आपको बता दें, लक्सर पुलिस के इस कार्रवाई के बाद खनन माफियाओं में भी
हड़कंप मच गया। लक्सर पुलिस क्षेत्राधिकारी निहारिका सेमवाल ने बताया कि देर रात अवैध खनन के खिलाफ चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें 6 डंपर और 1 ट्रैक्टर को अवैध खनन में सीज किया गया। उन्होंने बताया कि अवैध खनन के खिलाफ आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा। लक्सर पुलिस द्वारा कल रात्रि अवैध खनन में 6 डंपर तथा ट्रैक्टर ट्रॉली सीज करी गई हैं। इसमें रात्रि को हम लोगों ने चेकिंग अभियान चलाया था तथा इसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने इन पे जो इलीगल जो हमारी माइनिंग हो रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने सीजर की कार्रवाई लाई है और ये लगातार हमारी चलती रहेगी। देहरादून विजिलेंस की टीम ने हर्बर्टपुर स्थित विद्युत विभाग के जेई परवेज आलम और उसके एक सहयोगी आदित्य नौटियाल को 15,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस आरोपी की गिरफ्तारी के बाद आरोपी के आवास की तलाशी और अन्य स्थानों पर चल अचल संपत्ति के संबंध में पूछताछ कर रही है। लक्सर पुलिस ने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों के बाद आजकल वाहन चेकिंग अभियान चलाया हुआ है, जिसमें 2 पहिया वाहनों का सत्यापन किया जा रहा है। अभी तक पुलिस ने 2 दर्जन से ज्यादा मोटरसाइकिल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। सुरक्षा व्यवस्था बनाने हेतु लगातार लक्सर एरिया में भी चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हम लोग ये मेक श्योर कर रहे हैं कि ऐसी कोई भी गाड़ियां जो संदिग्ध परिस्थिति में दिखे, जिसपे संदिग्ध लोग हों, जिसकी नंबर प्लेट्स ना हो या जिसके कोई भी ऐसे जो हमारे जो नियम और कानून है उनका उल्लंघन कर रहा है, उनके विरुद्ध हम लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और हम लोग अपनी ये कार्रवाई चालान के फॉर्म में तथा बाइक्स को सीज करने के फॉर्म में कर रहे हैं। सुबह शाम दोनों टाइम ये अभियान चलाया जा रहा है तथा दिन में भी हम लोग अपने औचक निरीक्षण कर रहे हैं तथा जगह जगह पे हमारे जैसे स्कूल्स है या कॉलेजेस है वहाँ पे महिलाओं को, छात्राओं की सुरक्षा हेतु भी चेकिंग अभियान चला रहे हैं। आरटीओ देहरादून के निर्देशन में देहरादून शहर के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवर्तन दलों द्वारा चेकिंग अभियान चलाया गया। प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा चलाए गए अभियान के तहत 104 ई रिक्शा, ई ऑटो के चालान किए गए, जिसमें से 31 वाहनों को सीज किया गया। चालान किए गए वाहनों में 45 वाहनों के चालकों द्वारा डीएल नहीं दिखाया गया। 5 वाहनों में अतिरिक्त सीट लगी पाई गई। वहीं इसके अलावा कई वाहनों का कर भी जमा नहीं पाया गया। देखिए, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि जिन भी ई रिक्शा के चालान हो रहे हैं उनकी आरसी के विरुद्ध भी कार्रवाई होगी अगर उनके द्वारा सीट बढ़ाई गई है, और अगर उनके द्वारा प्रतिबंधित रूट पर चला जा रहा है तो उनके लाइसेंस और गाड़ी के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए हैवी पेनल्टी आरोपित की जाएगी। अगर कोई ई रिक्शा एक प्रतिबंधित एरिया में चलता हुआ पाया जाता है और उसके कागज खत्म है तो 5,000 से ऊपर तक का चालान होता है, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। अतः आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि ई रिक्शा मेन रूटों पर, जिसका कि मैं एक मोटा आइडिया दे दूँ, रायपुर से लेकर झाझरा के बीच जो मेन ट्रंक रोड है जो घंटाघर होती हुई जा रही है वो प्रतिबंधित रूट है। राजधानी देहरादून में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए उपनगर आयुक्त गोपाल राम बेनीवाल को नई जिम्मेदारी मिली है। इस नई जिम्मेदारी को लेकर बेनीवाल ने कहा कि शहर की साफ सफाई को लेकर उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वो सही से निर्वहन करेंगे। तो वहीं उपनगर आयुक्त ने आम लोगों से अपील की है कि शहर की साफ सफाई में भी अपना योगदान दें और कूड़े को इधर उधर ना फेंकें। नगर निगम द्वारा जो गाड़ी अलर्ट की गई है कूड़े को उसी गाड़ी में डालें। ये शहर सभी का है और जो इस शहर के निवासी हैं सबका दायित्व है कि शहर साफ और स्वच्छ और सुंदर रहे। इसके लिए हर व्यक्ति को जो हमारा कूड़ा वाहन घर घर जाता है उसमें अपने घरों का जो कूड़ा है डोर टू डोर वाहन के माध्यम से उसमें डालें, सड़क पर सार्वजनिक स्थान पर न फेंकें। जो हमारे कॉमर्शियल प्रतिष्ठान हैं उनको भी इस बारे में पूरी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो उसको भली भांति उसका डिस्पोजल कराएं और प्रॉपर गाड़ी में ही कूड़ा दें। और इसमें यदि सुधार नहीं होता तो दंडात्मक कार्रवाइयाँ भी संबंधितों के विरुद्ध की जाएगी और अपने नगर निगम की तरफ से भी जागरूकता का कार्यक्रम कराते हुए लोगों को अवेयरनेस करने का प्रयास किया जाएगा।
हरिद्वार के रोशनाबाद स्थित विकास भवन सभागार में सूचना के अधिकार अधिनियम पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने जानकारी दी कि कार्यशाला के माध्यम से लोक सूचना अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इस प्रशिक्षण में अधिकारियों को सिखाया जाएगा कि किस तरह से आरटीआई एक्ट के तहत पत्रावली तैयार की जाए। इसके साथ ही उन्हें ये भी बताया जाएगा कि कितने दिनों के अंदर सूचना प्रदान करना अनिवार्य है और सूचना किस तरह से बिंदुवार सटीक रूप में उपलब्ध करवानी होगी। कार्यशाला में विभिन्न विभागों के लोक सूचना अधिकारी शामिल हुए। आज सूचना के अधिकार के अधिनियम की प्रशिक्षण कार्यशाला जो है वो शुरू की गई है। 2 दिवस की ये ट्रेनिंग है और जितने हमारे फील्ड लेवल ऑफिसर्स हैं जो लोक सूचना अधिकारी होते हैं उनके लिए एटीआई के द्वारा ये ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई है। और इसमें इनको 2 दिवस में यही बताया जाएगा कि जो आरटीआई एक्ट है उसमें किस तरीके से उनको पत्रावली अपनी तैयार करनी चाहिए, कितने समय में उनको सूचना देनी अनिवार्य है और किस तरीके से सूचना बिंदु अनुसार देनी ज़रूरी है, ताकि जो प्रकरण है कम से कम जो है वो अपील में आए और जो जनता है और जनप्रतिनिधि है उनकी समस्याओं का और उनकी शिकायतों का निराकरण किया जा सके। करीब 2000 जल संस्थान कर्मी पोर्टल के माध्यम से अपनी नियुक्ति को लेकर के कल सचिवालय का घेराव करेंगे। राजधानी देहरादून के प्रेस क्लब में एक्सप्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व राज्य मंत्री और राज्य आंदोलनकारी हरीश पोन्नरो ने कहा कि जल संस्थान कर्मी पिछले 34 दिन से लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक विभाग या सरकार द्वारा कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि अगर उनकी एक सूत्रीय मांगों को नहीं माना गया तो आगे भी उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की होगी। एक ही मांग है कि हमको पोर्टल के माध्यम से नियुक्ति दी जाए, वहां से हमारे तनख्वाह मिले, वहां से हमारा ईएसआई पीएफ कटे। लेकिन जो अधिकारी हैं जल संस्थान के वो अपनी अकर्मण्यता के कारण, हठमृतता के कारण, दलाली से मिलाव होने के कारण, क्योंकि 10,000 जिसको तनख्वाह मिल रही है उसको 2,500 तनख्वाह दे रहे हैं। ऑन प्रमाण मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये एक पोर्टल में कर देंगे तो ये सब धांधलियां बंद हो जाएंगी। इसलिए इनकी मांग की सुनवाई नहीं हो रही। जब कोई नहीं सुन रहा है तो 34 दिन बाद हमारी मजबूरी है, हम सचिवालय कूच करेंगे और सचिवालय कूच नहीं सुनाई देगी तो उसके बाद हम मुख्यमंत्री आवास भी घेराव की ओर बढ़ेंगे। हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, चाहे जान चले जाए, लेकिन वचन नहीं जाएगा। अगर की और भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में एक बार फिर से सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो चुकी है। वहीं देर शाम को बद्रीनाथ धाम में एक बार फिर से मौसम का मिजाज बदला और शुरू हो गई भगवान बद्री विशाल जी के धाम की ऊंची चोटियों में ताजी बर्फबारी। भगवान बद्री विशाल जी के धाम के ठीक सामने नीलकंठ पर्वत पर बर्फ की चादर बिछी हुई अब नजर आने लगी है। नंदा सुनंदा महोत्सव में विधि विधान के साथ भोग लगाकर दर्शन के लिए नंदा देवी प्रांगण में डोला सजा गया। इसके साथ ही रात्रि से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतार के बाद दर्शन के लिए डोले को भव्य रूप दिया गया। रात से ही दूर दराज के लोग पूजा अर्चना के लिए यहां पर पहुंचे और मां नंदा सुनंदा के दर्शन किए। वहीं विधायक सविता आर्या ने भी मां नंदा सुनंदा के दर्शन किए। इस बार नंदा देवी मेला 7 दिन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि विसर्जन 15 सितंबर को किया जाएगा। रामनगर शहर में आसपास के इलाकों में गणपति महोत्सव की धूम पिछले 4 दिनों से लगातार मची हुई है। जगह जगह पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में जहां बाहर से आए कलाकारों ने भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन झांकियों के माध्यम से किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। नैनीताल शहर में आसपास के इलाकों में गणपति महोत्सव की पिछले 4 दिनों से लगातार धूम मची हुई है। जगह जगह पर आयोजित इस धार्मिक कार्यक्रम में बाहर से आए कलाकारों ने भगवान के विभिन्न रूपों का वर्णन झांकियों के माध्यम से किया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने भी कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते हुए कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। भक्ति गायक कन्हैया मित्तल ने हरिद्वार में कहा कि संतों, महंतों और राजनेताओं से फीडबैक मिलने के बाद उन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का अपना फैसला वापस ले लिया है। कन्हैया मित्तल जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे गाने से मशहूर हुए थे। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में शामिल होने की इच्छा जताई थी। देखिए, उसका कारण यही है जो लोगों की मैंने सिर्फ जाने की बात ही करी थी, मन की बात, लेकिन लोगों की उस पर प्रतिक्रियाएं आई कि आपको नहीं जाना चाहिए। देश के संतों ने, महंतों ने,
बड़े राजनेताओं ने भी कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने जब इसमें हस्तक्षेप किया और हमारी उनसे बात हुई तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारा स्टेप गलत है। घर के अंदर बच्चे छोटे होते हैं, उनसे गलती हो जाती है और उसको बड़ा दिल करके सामने वाला माफ भी करता है। राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत के पैतृक गांव खूंट पहुंची और पंडित पंत की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पंडित गोविंद वल्लभ पंत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के साथ साथ सर्वोच्च पदों पर रहे। उनकी जयंती के मौके पर उनके पैतृक गांव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने कहा, भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे भारत के गौरव हैं। उनका योगदान देश की आजादी और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य है। जिन्होंने भारत माता के लिए अपने जीवन में लगातार संघर्ष किया, प्रयास किया, और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग स्वतंत्र भारत के अंदर जी रहे हैं। और जो भारत का सपना है कि विकसित भारत का जो संकल्प है 2047 का, नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में उन सभी स्वतंत्रता वीर लोगों की जो इच्छा थी, शक्ति थी कि भारत जो है कि पूरा विश्व गुरु बने और भारत का प्रभाव पूरे दुनिया के अंदर हो, उस तरह से अभी हम लोग काम भी कर रहे हैं। उनके लिए अपने आप में एक सच्ची श्रद्धांजलि। हरिद्वार के भेल में 14 और 15 सितंबर को 2 दिवसीय स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार राष्ट्रीय सम्मान सम्मेलन का आयोजन होगा। ये कार्यक्रम स्वामी शरदपुरी के सानिध्य में संपन्न होगा। इसके लिए प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें स्वामी शरदपुरी ने बताया कि सम्मेलन में प्रमुख अतिथि के रूप में विदेश और कपड़ा राज्य मंत्री, सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टमटा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और स्थानीय विधायक शामिल होंगे। इस मौके पर स्वतंत्रता सेनानियों का विशेष सम्मान किया जाएगा। राष्ट्रीय सम्मेलन जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उनके जो उत्तराधिकारी संगठन है, उनका कार्यक्रम इस विद्यालय में होने जा रहा है। इसमें देश के अलग अलग प्रांतों से जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं वो पधार रहे हैं। जो वीरांगनाएं हैं वो आ रही हैं और उनके परिवार के सदस्यगण आ रहे हैं। करीब 1200 प्रतिनिधियों का आने का वो है। चंपावत अजय गणपति अचानक रात में लोहाघाट पहुंची और क्षेत्र में स्वयं मैदान में उतरकर सभी पुलिस ड्यूटी को चेक किया। इसके साथ ही क्षेत्र के होटल्स, ढाबों, सार्वजनिक स्थानों, स्कूल, कॉलेजेस के आसपास और अन्य क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया। एसपी द्वारा की गई अचानक छापेमारी से पुलिसकर्मियों और क्षेत्र में हड़कंप मच गया। एसपी की छापेमारी में लोहाघाट क्षेत्र के होटल्स, ढाबों और सार्वजनिक स्थानों में मादक पदार्थों का सेवन करने वाले 20 व्यक्तियों को चालान कर 5,000 की धनराशि वसूली गई और मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत यातायात नियमों का उल्लंघन करने और नशा कर वाहन चलाने वाले 15 वाहन चालकों का चालान कर 7,000 रुपए की धनराशि वसूली गई और इसके साथ ही 2 वाहनों को सीज किया गया। सत्यापन तथा एमवी एक्ट की चेकिंग, जिसमें ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करने वाले, विदाउट हेलमेट, नशे में गाड़ी चलाने वाले, रैश ड्राइविंग करने वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई, तथा पुलिस एक्ट में पब्लिक प्लेस में नशे का सेवन करने वाले और न्यूसेंस क्रिएट करने वालों के अगेंस्ट में कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई की गई। और ये लगातार हमारा इस तरीके से अभियान जारी है। अब आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। धामी मंत्रिमंडल की बैठक टली। दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री गुरुवार को जम्मू कश्मीर में चुनाव प्रचार के लिए करेंगे रोड शो। कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा दूसरे चरण का गुरुवार से होगा आगाज। प्रदेश शहर प्रभारी सुरेंद्र शर्मा होंगे शामिल। 13 सितंबर को होगा समापन। लक्सर में अवैध खनन पर कसा शिकंजा। पुलिस ने 6 डंपर और 1 ट्रैक्टर को किया जब्त। चेकिंग अभियान के दौरान कार्रवाई।
जल संस्थान कर्मियों का 34 दिनों से धरना जारी। अब सचिवालय कूच का किया ऐलान, 12 सितंबर को करेंगे घेराव, उग्र आंदोलन की चेतावनी। और बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों में सीजन की पहली बर्फबारी, 4 दिन भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज और येलो अलर्ट, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क रहने की हिदायत। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।